प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दिल्ली चुनाव पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। वर्तमान में जो दिल्ली की विधानसभा है 70 सदस्यीय, उसका कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। यूं देश के चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, अर्थात आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखती है तैयारी, वो रखती है आम आदमी पार्टी की। पिछले एक दशक में दो लोगों का राजनीतिक उत्थान पूरे देश के लिए अचंभे का विषय बना रहा। एक देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली पर दोनों ही लगभग एक समय में काबिज हुए, एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। अरविंद केजरीवाल बदली हुई परिस्थितियों के चलते आज भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ उन्हें दिल्ली की जनता ने नहीं किया है, बल्कि कानूनी दांवपेचों का शिकार होकर वह दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में गत 3 चुनावों के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, वो राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल देता है। पहली बार चुनाव लड़ने पर वह सरकार बनाने में कांग्रेस के सहयोग से सफल रही। अपने आप में अचंभित करने वाली घटना थी। जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के घोर विरोध के चलते हुआ, उसने पहले ही चुनाव के बाद ऐसी रणनीति चली कि कांग्रेस को उसके समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और बाद के 2 आम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का चमत्कारिक प्रदर्शन किया, 2015 में 70 में से 67 सीट और उसके बाद 2020 में 70 में से 62 सीट अपने आप में ये अचंभे में डाल देता है। वह आम आदमी पार्टी 2025 के चुनाव में खासी तनाव में दिखाई दे रही है। और यह बात हम इसलिए कह पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी सभी 70 सीटों पर खड़े कर दिए, लेकिन इन 70 सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनमें से 26 सीटें ऐसी हैं जिन पर वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्हें पार्टी के स्तर पर ही विधायक से खारिज कर दिया गया है, उनकी टिकट काट दी गई। 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें विधायकों की सीट बदल दी गई है और उनमें मनीष जी जैसा नाम भी शामिल है, मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली के। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको तनाव, दिल्ली चुनाव, क्या ऐसी परिस्थितियां बदली हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के फैसले लेने के लिए मजबूर है? सीएम के तौर पर आतिशी पहले कह चुकी है, चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल बहुमत आने पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने अरविंद केजरीवाल को अपने साथियों को खारिज करने के लिए मजबूर कर दिया? सवाल है। सवाल यह बात भी है कि अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम इन 5 सालों में किया है, तो 26 विधायकों को किस कारण से उसे घर बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है? सवाल महत्वपूर्ण है। चर्चा के अंतर्गत इसको उत्तर आएंगे, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि जिस दिन आपके सामने समस्या ना आए, तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कमाल की बात कही थी। तो आम आदमी पार्टी के सामने समस्या ही समस्या है, तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी सही रास्ते पर है? सवाल तो है। पर इस सवाल के साथ में रूबरू होते अपने मेहमानों से। हमारे साथ में इस समय इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण सालोनिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए महिमा सिंह जी है, जानी मानी प्रवक्ता है, प्रखर तरीके से अपनी बात कहती हैं। और साथ ही हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से रमाकांत पटेल जी चर्चा के लिए मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत रमाकांत पटेल जी से ही करते हैं और पटेल जी से बुनियादी सवाल यही है, 26 को खुद से ही घर बिठा दिए। ऐसा क्या गुल खिलाया इन 26 सीटों के प्रतिनिधियों ने कि आपकी हिम्मत ना पड़ी इन्हें फिर से जनता के बीच भेजने की, ये जनता से समर्थन जुटा पाते? थोड़ा रोशनी दीजिए रमाकांत जी, इस बार विपक्ष में बैठने की फुल तैयारी क्या? देखिए, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं हिमांशु जी,
और जो बातें करते हैं बिल्कुल मुद्दे की बातें करते हैं, और मैं भी केवल मुद्दे की ही बातें करूंगा। चुनाव की तरीके से ही लड़ा जाता है। हम परंपरागत तरीके से जो पार्टियां लड़ती आई हैं और अपने आप को हमेशा छोटा करती गई हैं, हम उस तरीके से चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। हम चुनाव की दृष्टि से लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हमको काम करना है दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। तो काम कब करेंगे? जब चुनाव जीतेंगे तब। आम आदमी पार्टी ने बराबर सर्वे कराया और जो जीत सकता था उसका नाम चुनाव में कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिया, जो हम जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं, सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने का काम। दूसरा, आज देश के अंदर कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो ये कहे कि अगर मैंने काम किया है तो जनता फैसला करे, मुझे वापस से चुनाव जिताए और सीएम की कुर्सी पे बिठाए। क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना, लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं। कोई सरपंच बन जाता है, प्रधान हो जाता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आईआरएस की नौकरी छोड़े, 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। तो ये देश की जनता भी देख रही है और मान रही है कि अगर देश में कहीं जनता के लिए काम करने का काम हुआ है, नेताओं को जो सुविधाएं मिलती थी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं, यात्रा की सुविधाएं, वो आज दिल्ली के आम लोगों को मिल रही है। तो दिल्ली के लोग भी अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय पे भरोसा करते हैं, निर्णय पे विश्वास करते हैं, और इस चुनाव में रिजल्ट दे करके, पहले से अच्छा मैंडेट दे करके, पहले से ज्यादा मैंडेट दे करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। देखो कितनी कमाल की बात कही ना रमाकांत जी, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों पर भरोसा करते हैं। पर हमारा सवाल ये नहीं था। हमारा सवाल आपसे ये था कि वो 26 विधायक जो वर्तमान में दिल्ली विधानसभा की शोभा बढ़ाते हैं, उन्होंने वो कौन से गुल खिलाए हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अर्थात अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिनकी टिकट काट दिए गए हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। चुनाव जीतने के लिए आप लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है ऐसा जिसके चलते आपको लगा कि अगर इनको टिकट दिया तो जीतने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा? कुछ तो बताइए, क्या निकल कर आया आपके सर्वे में, आपके फीडबैक में? हिमांशु जी, मैं सर्वे की गहराई पे तो नहीं जाऊंगा, ना मेरे को उसकी जानकारी है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर्वे में जनता ने अपनी राय बताई। जनता ने कहा कि ये व्यक्ति जीतेंगे, हम इनको जिताने के लिए तैयार हैं आम आदमी पार्टी से। तो पार्टी ने वो निर्णय लिया। रही बात कि क्या गुल खिलाए, आप जिस प्रकार से इशारा कर रहे हैं वो दर्शक गलत ना समझे। मनीष सिसोदिया जी को ने अपनी सीट बदली। मनीष सिसोदिया जी अब जिस सीट से लड़ रहे हैं, वहां के विधायक जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बाकायदे उनका स्वागत किया और चुनाव प्रचार में जो है आगे रह के और कंधे से कंधा मिलाकर के अपना काम देख रहे हैं। तो ऐसे तमाम सीटों पे हो रहा है। तो पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ेगी। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, 26 विधायकों की टिकट काटी है आपने, कुछ तो हमको समझाएंगे ना। दर्शकों के माध्यम से मतदाताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम इतने सख्त लोग हैं, हम इतने जागरूक लोग हैं कि हम खराब लोगों को खुद बाहर कर देते हैं, या आप ऐसे डिक्टेटर हो गए हैं कि अच्छा काम किए विधायक फिर भी आपने उन्हें घर बिठा दिया। जनता का सर्वे जो आया है, जनता का सर्वे आया है कि हम यहाँ पे ये व्यक्ति इनको लाइए सामने, इनको टिकट दीजिए। तो जनता के सर्वे पे हमने टिकट दिया है। हम किसी को खराब नहीं कह रहे हैं, हम किसी को खराब नहीं कह रहे। रमाकांत जी इससे ज्यादा हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। पर हमारे साथ में महिमा सिंह जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। महिमा, ये अचरज की बात है ना, एक कांग्रेस पार्टी है जहां पर नेता 3-3 बार से चुनाव हार रहे हैं, तो अभी यह मानकर चलते हैं कि चौधरी बार भी चुनाव उन्हें ही लड़ना है, और पार्टी भी बाध्य होती है कि हाँ हमको इनको ही चुनाव लड़ाना है। और अगर टिकट नहीं देते तो वो बोलते हैं कि बड़ा अत्याचार कर दिया, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपने हरियाणा में देखा, कई लोग इसी आधार पर निकल गए। एक आम आदमी पार्टी को देखिए, सलाम करने का मन कर रहा है आपका कि नहीं कर रहा है? ये जीते हुए विधायकों के भी इतनी बड़ी संख्या में टिकट काट देते हैं। कैसे निपटेंगे आप, जो 2-2 बार आपकी पार्टी इनके हाथों निपटी हुई है दिल्ली में? जय हिंद। हिमांशु जी, अजलान शाह कहते हैं कि हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, अपनी मुश्किल किसी आसान से बांधे हुए रख। तो अपनी मुश्किल को आसान करने का तरीका ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी।
सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले ये कह दूं कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर हम गठबंधन में हैं, लेकिन इस देश के संघीय ढांचे को केंद्र में रखते हुए अपने गठबंधन के, हम जो सभी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इस देश के संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हैं और स्थानीय मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव लड़ा जाने वाला है। हरियाणा में आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में हमने एक सीट आम आदमी पार्टी को दी और बड़े पुरजोर तरीके से उस सीट को लड़ने का काम किया। बहुत कम मार्जिन से वहां जो है दूसरी भाजपा के जो प्रतिनिधि थे वो जीत गए थे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में हम अलग अलग जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ऐसा फैसला करने पर क्यों विवश हुई? जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं समझा पा रहे तो मैं क्या खाक समझा पाऊंगी हिमांशु जी? ये तो दिल्ली की जनता समझा देगी। जब परिणाम आएंगे तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि शीला दीक्षित जी की जो विरासत है, जिसे अब आगे लेकर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता चलने जा रहा है, जिसमें शीला दीक्षित जी के सुपुत्र भी शामिल हैं इस बार और केजरीवाल जी के विरुद्ध ही खड़े हुए हैं नई दिल्ली से, तो मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। और मैं कहूंगी सत्ता लोलुप दल हो जाते हैं जब स्थानीय मुद्दों को और जो है अपनी साख को ताक पर रख देते हैं, तो परिणाम क्या होने वाले हैं उसका तो इतिहास गवाह है। हाँ, एक बात जरूर कह देना चाहती हूं, भाजपा ने जो किया दो मौजूदा मुख्यमंत्रियों के साथ झारखंड में और दिल्ली में, वो तो शर्मसार करने वाली बात है ही। लेकिन दिल्ली के अंदर एक तरफ ये भी देखा जाना जरूरी है, जनता इस बात पर भी गौर करेगी कि केजरीवाल जी अपनी साख भी बचा पाने में क्यों विफल रहे, क्यों आतिशी को मुख्यमंत्री बनके भी जो है मुख्यमंत्री का पद सबसे ऊंचा होता है, उन्हें केजरीवाल जी के पैर छूते हुए देखा हमने एक सार्वजनिक मंच पर। तो इसलिए ये जो है कहीं एक दल की आंतरिक जो है कवायद ना बन के रह जाए दिल्ली का चुनाव। दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्पर है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। हम बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इस चुनाव में उभर कर आएंगे। देखिए महिमा जी, मैं आपके उत्तर को थोड़ा सा समझ नहीं पाया। सम्माननीय रमाकांत जी ने उस रणनीति का खुलासा नहीं किया हमारे से चर्चा में, जिसके तहत उन्होंने 26 सीटों पर चेहरे बदल दिए। आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दुश्मन की रणनीति को भांपना जीत की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप रणनीति को भांपने से इस कदर हाथ उठा देंगे कि वो नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे, तो आपके संदर्भ में कोई उम्मीद कैसे जागेगी? महिमा जी, आप तो समझ पा रही होंगी कौन सी मजबूरी है, कौन सी तैयारी है, कौन सी रणनीति है, कौन सा दाव है, कौन सा पेश है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने 26 विधायकों की गर्दन नीचे से नहीं ऊपर से 6 इंच छोटी कर दी। पूर्व विधायक अभी हो गए, वो कम से कम आम आदमी पार्टी के ओर थे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मुझे आपकी बुद्धि और विवेक पर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमांशु जी, पूरा विश्वास है। मैंने बहुत सारे बिंदु आपको ऐसे दिए, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अब देखिए, कुछ तो मर्यादा हमारे गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर तो है ना, तो कुछ तो मर्यादा बनाकर रखना आवश्यक है। लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के, और जो मैंने बात कही कि अपनी जो साख ना बचा पाने में, क्योंकि देखिए इतिहास इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं जो उनकी जो जड़ें हैं वहां के स्थानीय राजनीति में, जिस तरह से वो जड़ें पैदा की गई थी, वो जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं दे से हिस्ट्री कम्स टू हॉन्ट यू, सो मे बी द हिस्ट्री इज कमिंग टू हॉन्ट देम दिस टाइम अराउंड। तो महिमा जी तो मर्यादा में बंध गई गठबंधन धर्म की। अब अभी अगर चर्चा में ही गठबंधन धर्म की मर्यादा में है, तो चुनाव के दौरान कोई उम्मीद कांग्रेस से कैसे करेगा, ये सवाल है। महिमा जी को लगता है कुछ कहना चाहिए। जी महिमा जी। मैं दुरुस्त कर दूं इस बात को। देखिए, मैंने कहा यह आंतरिक मसला है उनकी पार्टी का, और हमारी पार्टी के भी बहुत से होंगे आंतरिक मसले। मर्यादा की बात मैंने इसलिए कही, मैंने आपसे कहा, मैंने 3-4 बिंदु दे दिए आपको, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिए हैं, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की विरासत है मर्यादाओं को। चलिए, मैं आपकी मदद के लिए प्रवीण जी के पास आता हूं। प्रवीण सालोनिया जी मेरे साथ में है, वो दुश्मन धर्म का निर्वाह शायद बखूबी कर पाएंगे। क्या कहते हैं प्रवीण जी? ये 26 लोगों का टिकट काटने का फैसला भाजपा की संभावनाओं पे कितना बड़ा तुषारपात है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए कितना मजबूर होना पड़ रहा है,
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के इस फैसले से, थोड़ा बताइए। जी हिमांशु जी, देखिए अभी जैसे रमाकांत जी ने कहा कि इन्होंने सर्वे कराया और सर्वे के बाबत इन्होंने ये बात जानी कि इन 26 विधायकों को इन्होंने सक्षम नहीं माना। इन्होंने ये कहा है कि भाई हमने सर्वे कराया और सर्वे में बात निकल के आई और सर्वे ये कहता है कि ये सक्षम नहीं है। ये कहने का मतलब है इनका। तो मैं एक बात और इनसे पूछना चाहूंगी रमाकांत जी से कि रमाकांत जी, जब आप सर्वे करा रहे थे तो उस वक्त आपके सामने मुद्दे भी आए होंगे जनता के कि उनके क्या मुद्दे ऐसे रहे जिससे उन्होंने केजरीवाल जी के सामने मुद्दे तो रखे लेकिन केजरीवाल जी ने सुने नहीं। दारू का जो घोटाला था, महिलाओं के सामने एक ऐसी चुनौती बन के खड़ा हो गया कि वो अपना घर भी नहीं चला सकी। आदमी दारू पी के आएगा एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री लेके, तो वो परिवार को कैसे चलाएंगे। जो हमारी विधवा माताएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन में आती हैं या अन्य हैंडीकैप्ड हैं जो अपनी पेंशन के भागीदारी हैं, आज तक उनको पेंशन क्यों नहीं मिली, ये मुद्दे भी आए होंगे। बिजली पानी की समस्या भी आई होगी कि किस तरह से त्राही माम करती हुई जनता परेशान होकर खाली मटकों को लेकर इधर उधर घूम रही थी और किस तरह से बिजली घोटाले, पानी का घोटाला और दवाइयों के घोटाले, इतनी सारी मुसीबतों के साथ पानी नहीं मिल रहा था और मिल रहा था तो वो गंदा पानी मिल रहा था। तो ये मुद्दे भी आए होंगे। तो हो सकता है कि इन मुद्दों को भी ध्यान में आपने रखा होगा। अब ये नहीं कह सकते कि जिनको टिकट आपने दी है वो सक्षम है या जिनको नहीं दी है वो सक्षम नहीं थे, वो तो आप ही जाने। लेकिन एक बात बखूबी मैं कहना चाहूंगी कि ये हार का डर साफ दिख रहा है केजरीवाल जी के चेहरे पे। प्रवीण जी, मैं थोड़ा एक बार फिर आपसे सवाल को समझने का आग्रह करूंगा। 26 विधायकों की टिकट काट दी है आम आदमी पार्टी ने। उनका अपने द्वारा 26 सीटों पर चेहरा बदला जाना भारतीय जनता पार्टी को, जिसे लगातार 2 बार बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, मतलब पूरे देश में ढिढोरा पीटते हैं अपनी सफलताओं का, पर दिल्ली देश की राजधानी में जो आपकी हालत आम आदमी पार्टी ने की है ना, उफ उफ। तो अब ये वाला दांव आपको कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। आपको अपनी रणनीति बदलने के लिए कितना मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सक्षम होता है। वो गली गली घूमता, समस्याओं को भी सुनता है और निश्चित रूप से कार्य भी करता है। आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को खत्म करने के लिए लेकर आई थी और सब भ्रष्टाचार तो तभी हो गया जब उन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस में ऐसे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, सरकार जी ने सरकार बनाई। तो आप उस चीज को देखिए ना किस नजर से इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही और बाद में जिस सरकार के खिलाफ ये आए और उसी सरकार के सहयोगी बन गए। अपने गुरु अन्ना हजारे जी को इन्होंने धोखा दे दिया। दूसरी बात ये, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई रमाकांत जी ने कही कि कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता, इन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो जिस वक्त ये जेल जा रहे थे, ईडी के मामलों में, सीबीआई के मामले में जब ये जेल जा रहे थे, उस वक्त इनकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? और जिस वक्त इनको बेल मिली, जब ये बेल पे बाहर आए चुनाव प्रचार के लिए, तो जब कानून ने इनके हाथ बांध दिए और इनको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर देखिए किस तरह से इन्होंने चाल चली। फिर चाल चल के इन्होंने इस्तीफा तो दिया। आप क्या चाहती है प्रवीण जी? चाल चलने का अधिकार केवल आपके पास रहे? वो हेमंत सोरेन को भी जेल भेजकर इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में कोर्ट ने बताया कि मामला गड़बड़ है, हेमंत सोरेन की कोई उसमें संलिप्तता नहीं है। फिर उनकी शपथ हुई, फिर आपने देखा कि जनता ने भी उनका साथ दे दिया। तो आप क्या चाहते हो? जिन्हें आप जनता के स्तर पर हरा नहीं सकते, उनको एजेंसियों के आधार पर पद से हटवाने की व्यवस्था बनाई जाए। हिमांशु जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से बहन महिमा जी ने भी एक बात बोली कि झारखंड और दिल्ली के साथ क्या किया, तो देखिए इसमें भाजपा के ऊपर सरासर बातें या सरासर
निराधारी जो बात कही जा रही है वो सही नहीं है कि कानून अपना कार्य करता है। कानून का जो काम है कानून करना है। हाँ, लेकिन कानून का काम जनता के स्तर पर भी खारिज हुआ और अदालत के स्तर पर भी खारिज हुआ। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है प्रवीण जी, थोड़ा देखिएगा उसे। पर मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी शायद मेरे इस सवाल को बेहतर तरीके से उत्तर की शक्ल में व्यक्त कर पाए दर्शकों के लिए। 26 विधायकों की टिकट काट दी आम आदमी पार्टी ने। यह क्या आम आदमी पार्टी की स्वीकारोक्ति है कि उसके जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे? जो शुचिता के संदर्भ में दावा था उस दावे पर खरे नहीं उतरे। जनता के साथ जो संबंध जोड़कर रखना था खरे नहीं उतरे। और जब आम आदमी पार्टी के अपने विधायक अपने आत्ममूल्यांकन में खरे नहीं उतरे तो जनता के स्तर पर अब आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद दिखती है? प्रेम कुमार जी, थोड़ा विस्तार से। जी शुक्रिया हिमांशु जी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अभी अभी बनी है और 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो उससे अलग वो व्यवहार करे ऐसी अपेक्षा तो सबको थी। लेकिन जो व्यवहार करती दिख रही है वो उन्हीं पैटर्न पर है जो दोनों पार्टियां करती हैं। भाई, सबसे ज्यादा टिकट काटने का किसके पास में परंपरा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी नेताओं के, विधायकों के, उम्मीदवारों के टिकट काटती है, विधायक हो या सांसद हो। सबसे ज्यादा तो बीजेपी के। आम आदमी पार्टी ने भी उसी पैटर्न को अपनाया। अब इसको राजनीतिक भाषा में रणनीति बोलते हैं जी, कि ऐसी रणनीति जो जीतेगा उसी को टिकट देंगे। ये बीजेपी का भी स्लोगन रहा है, हम जीतने वाले को उम्मीदवार देते चाहे जैसे। तो इसका उनका एक अध्ययन करने की एक पैटर्न होता है। वही पैटर्न आम आदमी पार्टी ने भी सीखा है कि हम अपना सर्वेक्षण कराएं, आंतरिक देखें कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कहां कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक होता है। तो एक तरह से चुनाव जीतने की रणनीति। यहां पर बात बोलते हुए कुछ और हम ये जरूर बोलेंगे कि चुनाव कैंपेन को हम देखें तो चुनाव कैंपेन में सबसे पहले सड़क पर उतरने में आम आदमी पार्टी रही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मनीष सिसोदिया तब पद यात्रा पर निकल गए थे जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। कांग्रेस भी निकली पद यात्रा पर, बीजेपी अब तक नहीं निकली है, लेकिन कांग्रेस की पद यात्रा में वही मर्यादा जो मीना सिंह जी कह रही हैं, उस मर्यादा के कारण कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय नेता ही नहीं शरीक हुए, मीडिया में भी चर्चा नहीं बनी। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को अगर अपनी पार्टी साथ नहीं देगी तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कैसे इलेक्शन लड़ेगी? ये कौन सी मर्यादा है? भाई, अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं बीजेपी को केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है, वो तो मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये कौन सी मर्यादा है कि आप अपनी दिल्ली की पद यात्रा में भी शामिल नहीं होते हैं? न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए, कैसे लड़ेंगे आप का चुनाव? नहीं तो कह दीजिए कि गठबंधन में हम नहीं लड़ेंगे, 5 ही सीट लड़ेंगे, 10 सीट लड़ेंगे, लेकिन आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये मर्यादा चुनाव के मैदान में क्या मर्यादा रखते? तो मेरा प्रेम कुमार जी, सवाल अभी आम आदमी पार्टी को लेकर ही है। इस कार्यक्रम में आपने बताया कि ये कुल मिलाकर भाजपा से सीख रहे अरविंद केजरीवाल। सबसे ज्यादा टिकट तो भाजपा काटती है अपने जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो विधायक की बात हो या सांसद की हो। तो वैकल्पिक राजनीति का जयघोष कर राजनीति के मैदान में उतरने वाले और अपेक्षाकृत रूप से चमत्कारिक सफलता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल भाजपा के रास्ते पर चल निकले हैं। इस फिसलन पर आपकी दृष्टि क्या जाती है? क्या अरविंद केजरीवाल आखिरकार हार गए, इस नतीजे में पहुंचे? क्योंकि जब भाजपा के रास्ते का उन्होंने अनुसरण कर लिया तो उसके बाद बचा ही क्या? देखिए, ऐसा कोई रास्ता जिससे भाजपा को हराने के लिए चुनाव मैदान में वो रास्ता बनता है, उस रास्ते पे चल के भाजपा को वो हरा रही, तो भाजपा की अनुसरण करने वाली पार्टी को नहीं कह सकते। भाजपा को उसकी ही शैली में वो हरा रहे, ये हम कह सकते। भाजपा की जो शैली है उसी शैली में आम आदमी पार्टी लड़ रही है और जो उनके लूप होल्स हैं उसको उन्होंने पकड़ लिया है। अभी चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन चुनाव के बाद जब यही बदली हुई सीटों पर उनको नतीजे मिलेंगे तो आपको और हमको प्रशंसा करनी पड़ेगी।
उनकी रणनीति सही थी। क्या आपको लगता है कि यह रणनीति सफल रहेगी या इस सवालों को मैदान में उतारने में भाजपा सफल रहेगी? क्योंकि महिमा जी तो बता रही है हमारी गठबंधन की मर्यादा है, पर भाजपा के लिए तो सत्ता में आना सबसे बड़ी मर्यादा है इस समय पर, क्योंकि लगातार हार रहे हैं। मोदी और अमित शाह के होते हुए दिल्ली में लगातार हार कहीं ना कहीं भाजपा को सालती तो है। क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों भारतीय जनता पार्टी को हथियार उपलब्ध कराया है अपने विधायकों की नाकामी को जन जन तक पहुंचाने का? ये 26 सिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार होंगे। इस आकलन पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, एक बात साफ है कि 26 सीट 62 सीट में देखा जाए तो ज्यादातर सीटें बची हुई है, सब सिटिंग एमएलए बचे हुए हैं, लेकिन 26 भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा। पर इंडिविजुअली किस उम्मीदवार की कौन सी कमी सामने आ गई, ये बात तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो बताए और इसका फायदा उठाए। सामूहिक रूप से तो इन 26 विधायकों का कोई गुनाह दिखता नहीं, ये तो रणनीति बोल करके ढक जाएगी बात। इंडिविजुअली कोई गलती है तो वो सामने लाने का दायित्व तो बीजेपी का है, तब उनको स्कोर मिलेगा। अगर नहीं ला पाएंगे तो स्कोर नहीं मिलेगा। तो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि अब इन 26 विधायकों के संदर्भ में जिनकी टिकट काटी गई है, भाजपा को खोजना है क्यों काटी गई है? रमाकांत जी, आपको नहीं लगता है भाजपा को बढ़िया हथियार आपने उपलब्ध करा दिए, भाजपा की मदद करने के लिए आप लोग बड़े तत्पर हो गए, कुछ भाजपा के साथ सेटिंग वेटिंग तो नहीं हो गई? हाँ, बहुत हो गया, अब हमको बख्श दो, आपके लिए रास्ता हम बना देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे कि तो क्या क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं तो अभी भाजपा प्रवक्ता का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी दवाई का घोटाला किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि घोटालेबाज को हर जगह घोटाला ही दिखता है, चोर को हर जगह चोर ही दिखाई देता है। 8 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती होती है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। यहाँ पे जल जीवन मिशन में घोटाला हो जाता है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है हर गांव में, और ये दिल्ली में पानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अस्पतालों की क्या स्थिति है भाजपा शासित राज्यों में? हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, वहां पर आग लग जाती है, कई बच्चे जल के मर जाते हैं, लेकिन इनके लिए वो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। उत्तर प्रदेश का मामला अभी ताजा ताजा आपने देखा, कितने बच्चे कैसे स्थिति में निकाले गए वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और इन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज तक इतनी जांचों के बाद एक नया पैसा भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ, सचिन चंद जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम जांच एजेंसियां एक नया पैसा भ्रष्टाचार का नहीं निकाल पाई। तो नहीं इस्तीफा देते हैं गृह मंत्री जी, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम विफल रहे। दिल्ली का मुद्दा आज ये है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? दिल्ली की कानून व्यवस्था गुंडे के हवाले, तड़ी पार लोगों के हवाले व्यवस्था, चाहे जिसको धमका दिया जाता है, चाहे जहां गोली चला दी जाती है, चाहे। रमाकांत जी, एक बार बताइए कि आज जो तीनों पार्टी के प्रवक्ता है वो राजनीति शास्त्र का पेपर देने के लिए आए, पर कोई सिलेबस अर्थशास्त्र का पढ़ा हुआ है, कोई भूगोल शास्त्र का पढ़ा हुआ है, इस तरीके से क्यों कर रहा है? मेरा सवाल क्या था आपसे? मेरा सवाल यह था कि 26 विधायकों की आपने टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत क्यों करने चाहे? प्रेम कुमार जी जैसा प्रखर पत्रकार ये बोल रहा है कि भाजपा इन 26 विधायकों की खामियों को खोजेगी और जनता के बीच लेकर जाएगी, आपकी राह मुश्किल हो जाएगी। ऐसी मदद आपने भाजपा की क्यों करनी चाहिए? कांग्रेस काफ़ी पहले से बताती थी कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। क्या ये उसे साबित करने की कोशिश है? क्या अरविंद केजरीवाल का भाजपा के साथ कोई गठबंधन हो गया? भाजपा के साथ है क्या इसके पीछे? थोड़ा बताइए तो सही, थोड़ा हमारे राजनीति शास्त्र के प्रश्न का भी तो उत्तर दीजिए। भूगोल की बात हम बाद में सुन लेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से डरती है, किसी नेता से घबराती है, तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। केवल अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं।
और इसलिए अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए आप बताइए कौन सी अच्छी पार्टी है जिसके टॉप के 4-5 नेताओं को जेल में आप डाल दो और वो पार्टी खड़ी रहे। इकलौती देश की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके टॉप के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, के बावजूद ये पार्टी नहीं टूटती है, वही अडिग होकर के खड़े रहे इसके लोग। तो आम आदमी पार्टी ऐसे भारतीय जनता पार्टी से हार मानने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 चुनाव में 4 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हराया है, चुनाव में भी पूरी तरह से हराने का इस चुनाव में भी हराएगी। लेकिन महिमा सिंह जी, देखा आपने रमाकांत जी की टिप्पणी, अगर नरेंद्र मोदी जी देश में किसी राजनेता से डरते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। राहुल गांधी तो कहीं लगते नहीं है। क्या कहती हैं आप गठबंधन धर्म को लेकर, ये बता रहे रमाकांत जी? ये ठीक है, देखिए लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर द्विवेदी, ये भारत देश का जो लोकतंत्र है, निराला लोकतंत्र, जिसके ऊपर आघात लगातार भाजपा करती है, और हम सब दल एकत्रित इसीलिए हुए अपनी विचारधाराओं का जो है आज एक साथ अलय करते हुए, क्योंकि इसे सुरक्षित रखना संभव हो गया, जो है जरूरी हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा जिससे डरते हैं ना, उसका नाम संसद के अंदर न लेते हुए भी पूरे परिवार का और पूरी विरासत का नाम लगातार लेते रहते हैं। तो वो तो पूरा विश्व जानता है नरेंद्र मोदी किससे डरते हैं, उस बात पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं, जेल में डालना तो छोटी बात है। जिस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की, मौजूदा प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई हो, और उसके बावजूद वो पार्टी आज भी एक सदी से पुरानी पार्टी इस देश के अंदर एक मूवमेंट के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर आज भी जीवित है, आज भी मौजूद है, आज भी रीढ़ की हड्डी है इस देश की राजनीति की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूं उत्साह और जो इस समय उल्लास है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में और आम आदमी पार्टी में, क्योंकि चुनाव आ रहा है और इस तरह का जो एक्साइटमेंट है वो लाजमी भी है, और हम सभी जो दल है वो अपना अपना बेस्ट देंगे। अरे उनमें तो उत्साह है महिमा जी, आप इतना धैर्य क्यों बनाए हुए हैं? 2015 में खाता नहीं खुला, 2020 में भी खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, 2025 में खाता खुलने की कोई उम्मीद? ये 26 सीटों के संदर्भ में आम आदमी पार्टी का फैसला कांग्रेस की संभावनाओं को कुछ बेहतर कर रहा है या कांग्रेस को फिर से अंधेरे में ले जा रहा है? डॉक्टर द्विवेदी, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा कि जो पिछले नतीजे रहे उनके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन आने वाला जो चुनाव है ना, जो दिल्ली की विधानसभा के अंदर जीएनसीटीडी एक्ट पास कर दिया गया और उसे रोका नहीं गया, जो झूठे स्टेटहुड के वायदे किए गए और पूरे नहीं किए गए, जो दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई महिलाओं की असुरक्षा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये आने वाला चुनाव लड़ा जाने वाला है। और रिपोर्ट कार्ड जो मौजूदा सरकार है उसको भी अपना देना होगा। विधान सभा के अंदर जो मुद्दे रखे गए और विफल रही है सरकार उनकी वकालत करने में, क्यों इन विधायकों के टिकट काटने पड़े? मैंने शुरुआत में आपसे यही कहा था कि जब दिल्ली के चुनाव के परिणाम आएंगे तो दिल्ली की जनता ही ये बता देगी कि ये क्यों काटे गए टिकट। ये एक आंतरिक मसला है एक पार्टी का, मैं उसके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहता। आप इतना लिहाज जब कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी का, तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। ये गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए एक औपचारिक मुकाबले के लिए संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, या गठबंधन के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल को ठीक कर देने के लिए संदीप दीक्षित को दुश्मनी के तहत उतारा गया है? पता तो चले किस लिए उतारा है। मैं दोबारा दोहरा दूं डॉक्टर द्विवेदी कि इस देश का जो संघीय ढांचा है उसका पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। इस चुनाव को हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे कोई योद्धा कोई भी युद्ध लड़ता है, और चुनाव के बाद के परिणाम क्या होंगे और क्या संभावनाएं होंगी वो तब देखा जाएगा। लेकिन संदीप दीक्षित जी उन्हीं शीला दीक्षित जी के बेटे हैं जिनके बारे में बहुत सारे जो है तारीफों के पुल बांधे थे केजरीवाल जी ने, और जिनकी विरासत जो वो छोड़कर गई हैं, किसी में आज तक इतना दम नहीं है उस विरासत को मैच कर लें। वो जो लेगेसी है ना शीला दीक्षित की, तो उस लेगेसी को ध्यान में रखते हुए और संदीप दीक्षित जी
का जो कंसर्न है दिल्ली के प्रति, जो मैं समझती हूं कि बेमेल, मतलब किसी के, मैं नहीं समझती कि कोई और इस वो जज्बा जगा सकता है दिल्ली के अंदर जो संदीप दीक्षित जी हैं या देवेंद्र यादव जी हैं। एक तो से बार बार एक लीगेसी की बात करें महिमा जी। अब दिल्ली का राजनीतिक इतिहास तो बताता है कि जिन शीला दीक्षित पर आप इतनी मुग्ध हैं, उनको अरविंद केजरीवाल ने पहले ही चुनाव में चारों खाने चित्त कर दिया था। उनके हाथों ही हारी थी शीला दीक्षित, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अब बेटे आ रहे हैं, जिन मां की विरासत को आप इतना बढ़ चढ़कर बता रही हैं, जब वो अपने रहते हुए उस विरासत को ना सहेज पाई, तो संदीप दीक्षित को लेकर क्या उम्मीद कर रही हैं? औपचारिकता है ये मुकाबला? की बात का उत्तर दे दूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब सत्ता में आए, तो आपको याद होगा वो कौन से मसले थे, वो कौन से मामले थे, चाहे वो 2G स्कैम की बात हो, उस समय जो भी सब मसले चल रहे थे, बाद में देखा गया कि उसमें सभी लोग जिनके ऊपर वो केसेस हुए थे वो बरी हो गए थे। तो इसलिए ठीक है, एक नई पार्टी खड़ी हुई देश में, लोगों को एक और विकल्प मिला, ये बात अपनी जगह उचित है। लेकिन जो आधार था, मैंने शुरू में जड़ों की बात कही थी, वो जो जड़ें जहां से खड़ी हुई थी उस समय वो झूठ पर ही खड़ी हुई थी। आज हम सब एक हैं संविधान को बचाने की लड़ाई में, लेकिन शीला दीक्षित के बारे में जो बातें अरविंद केजरीवाल जी ने कही वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और उसका हिसाब तो दिल्ली की जनता लेकर ही रहेगी। तो उसके हिसाब तो दिल्ली की जनता लेकर रहेगी, कुल मिलाकर उम्मीद के साथ में। महिमा जी, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रवीण सलोनिया जी से। आपके भी 8 विधायक हैं, प्रेम कुमार जी बता रहे हैं भाजपा ही इस फॉर्मूले को लेकर आई थी। खुद के स्तर पर ही काफी काट छांट कर दो। ये 8 है, इनमें से कितने दिखेंगे मैदान में? कितनों को काट देने का इरादा है प्रवीण जी? देखिए द्विवेदी जी, तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि एक ही मुद्दा आया है, हम खतरे में है, जाओ, और संविधान कितना है ये देश जानता है। इस तरह से संविधान की आड़ में देश को धोखा दिया गया, देश की जनता के साथ किया गया। मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगी, रिपीट करने का समय नहीं। दिल्ली की जनता का हक है यहाँ कि आगे मेरा तो सवाल सीधा है, ये भाजपा के 8 विधायकों का 5 साल का कामकाज कैसा है? ठीक ठाक काम किए, फिर से मैदान में उतारने के लायक है, या इन्होंने भी ऐसा ही काम किया है जिसके चलते इनको मैदान में नहीं उतारना चाहिए? जब आम आदमी पार्टी ने 26 विधायक निपटा दिए, तो भाजपा भी अपने 4-6 विधायक तो खुद ही निपटा देगी। थोड़ा बताइए ना, क्या है आपके विधायकों की हालत? मैंने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है कि वो जनता के बीच में उतर के काम करता है। और इस वक्त 26 विधायकों के टिकट काटने का मतलब है कि केजरीवाल जी अपनी हार अभी से मान के बैठे हैं। इनको डर है, ये घबरा रहे हैं। इनको पता है कि इस बार दिल्ली की जनता इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेगी। और आने वाले समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत अच्छे बहुमत के साथ में दिल्ली की सरकार में बैठेगी। अच्छा, अगर ऐसा है प्रवीण जी, तो ये लोकसभा चुनाव में आपने खुद भी बहुत सांसदों की टिकट काट दी थी, या आपको पता चल गया था कि हम हारने वाले हैं? ऐसा है क्या? जी प्रवीण जी, वो आपको पता है ना, लोकसभा चुनाव में आपने खुद अपने कई सांसदों की टिकट काट दी थी। देखिए, लोकसभा चुनाव की में हम बात करें तो सातों के सात लोकसभा की जो दिल्ली की सीटें हैं वो सारी की सारी भाजपा के खाते में आई थी। तब भी केजरीवाल जी थे, तब भी केजरीवाल जी काम कर रहे थे। और प्रवीण जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। दिल्ली के संदर्भ में ही आपने प्रवेश वर्मा की टिकट काट दी, आपको याद है कि नहीं है? बाकी सांसदों की भी टिकट काट दी, हंसराज जी वगैरह को भी हटा दिया, और उसके बाद नतीजा देखा आपने, सारी सीटें आप जीत गए। प्रेम कुमार जी हमें यही बता रहे हैं, भाजपा के फार्मूले को अरविंद केजरीवाल समझ गए, इसलिए उन्होंने टिकट बदल दिए। आपका मामला बड़ा मुश्किल नहीं हो गया? राष्ट्र सर्वोपरि का माना जाता ही नहीं है, बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। करनी कथनी बिल्कुल सेम रहती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इनकी करनी और कथनी आम आदमी करनी अलग अलग होती है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया प्रवीण जी ने कि भाई भाजपा ने तो टिकट काट के सफलता हासिल की,
महिमा जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं, फिर आखिरी दौर की बातचीत प्रेम कुमार जी से करते हैं। जी महिमा जी, आप कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी? मैं हस्तक्षेप करना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी डॉक्टर द्विवेदी कि एक पार्टी भाजपा जिसने दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसका दमन करते हुए एलजी को ऊपर बिठा दिया, जीएनसीटीडी एक्ट का मैंने जिक्र किया, या एक ऐसी पार्टी जिसने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, या एक ऐसी पार्टी, मतलब भाजपा, मैं समझती हूं कि भाजपा का तो आज वो चेहरा ही नहीं है कि वो लोगों से ये कह सके कि हम तुम्हारे अधिकारों का जो है कि सुरक्षा करेंगे या हम तुम्हारे स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली को स्टेटहुड से और परे ले जाने का जो काम किया है वो आज सबको मालूम है। किसान आंदोलन के दौरान पूरी दिल्ली किस तरह से जूझी है, किस तरह से इनकी जो तानाशाही के तरीके हैं उनसे दिल्ली जूझी है, ये दिल्ली के निवासी भूले नहीं हैं। और ये याद है कि चाहे पहलवान हो या किसान हो, उनके साथ में जाकर के आखिर बैठे कौन थे? कांग्रेस पार्टी के नेता, ना आम आदमी नेता जाके बैठे थे। लेकिन महिमा सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर इशारा किया है प्रेम कुमार जी। महिमा जी ये बता रही हैं कि भाजपा कोई उम्मीद यहां कैसे कर सकती है जब उसने लगातार उपराज्यपाल को अधिकार संपन्न करते हुए एक निर्वाचित सरकार के संदर्भ में अधिकार विहीन करने की स्थिति बनाई है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस चुनाव में यह मुद्दा रहेगा और यह मुद्दा जनता को मतदान करते समय प्रभावित भी करेगा? हिमांशु जी, देखिए, इस चुनाव में मोटे तौर पर मुद्दा जनता के साथ कौन कनेक्ट बनाता है, जनता के लिए किसने काम किया है, कौन कर सकता है, यही मुद्दा रहने वाला है। या तो बीजेपी ये साबित करे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, या फिर आम आदमी पार्टी ये बताए कि हमने जितना बोला था उसके आसपास करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि 15 लाख का जुमला नरेंद्र मोदी जी ने दिया और खुद से जुमला भी बता दिया, लेकिन हमने तो बिना बोले हुए हर व्यक्ति को 30 लाख उनसे डबल दे दिया। वो बिजली में एक बता रहे हैं 500, एक दिन में इतना, एक साल में इतना, 5 साल में इतना, पानी में इतना बचत करा दिया और परिवहन में इतना बचत महिलाओं को करा दिया, सब जोड़ तो 30 लाख का पैकेज बता रहे। अब है कि जनता क्या पकड़ती है, 15 लाख का जुमला पकड़ती कि 30 लाख इन्होंने प्रोवाइड किया ये पकड़ती। ये एक लड़ाई भी है। दूसरी बात है कि जैसे कांग्रेस से भी आम आदमी पार्टी दिख रही है, भले कांग्रेस खुद अपने सक्सेसफुल फॉर्मूले पर अमल नहीं करती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बहुत पहले घोषित करते थे और उसके बहुत अच्छे नतीजे थे। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस से सीखती दिख रही है आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस स्वयं अपना सक्सेसफुल फॉर्मूला नहीं अपना रही, तो वहां भी जो है आम आदमी पार्टी हमें लगता है कि करेक्शन करती दिख रही है। और इतने साल बाद सत्ता में रहने के बावजूद आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो हरा ही देंगे। मुकाबला बहुत रहता। तो कुल मिलाकर अगर हम बात को समझें तो आम आदमी पार्टी के पास इस बात की चुनौती है कि उसे लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आना है। निश्चित रूप से यह बड़ा तनाव है। इस तनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जोखिम लिए बगैर फैसले लेने की तैयारी में है, लेकिन वह भाजपा से सीख भी रही है पर अपने तरीकों को भी छोड़ नहीं रही है। इसलिए उसने समय से बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी का पहले प्रत्याशी घोषित करना और 26 सीटों पर चेहरे बदलना क्या उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए मददगार रहेगा, या यह फॉर्मूला जो भाजपा के लिए मुफीद रहा हो आम आदमी पार्टी के लिए बूमरैंग तो नहीं कर जाएगा? इसका पता आने वाले समय में ही चलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की विधानसभा चुनाव पर केंद्रित इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। हम अंधेरों से गुजर कर रोशनी लाएंगे। सरदार अंजुम ने जो हौसला इस शेर के माध्यम से व्यक्त किया, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल और आतिश के नेतृत्व में शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है, पर यह हौसला हकीकत में तब्दील होगा इसका पता आने वाले समय में चलेगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।